तो एक 37 ईयर ओल्ड ऐसे आदमी ने जिसने कभी भी फुटबॉल क्लब रन नहीं करा है, उसने रियल मैड्रिड फैंस को 2 मिस्ट्री साइनिंग्स प्रॉमिस करी हैं, एक मिस्ट्री कोच प्रॉमिस करा है, उसके अलावा 50% डिस्काउंट दिया है जो भी मेंबरशिप कार्ड होते हैं उनके ऊपर, एक बास्केटबॉल अरीना बनाने की बातें करी हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एंड देन वो आदमी चाहता है कि हम रियल मैड्रिड फैन जो हैं दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब की जो चाबियां हैं वो उनके हाथ में दे दें जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोमिसेस। सो एक्साइटेड होने से पहले प्लीज़ अगले 15 से 17 मिनट आप इस वीडियो को देखना एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको एक्साइटेड होना चाहिए या फिर एक्चुअली आपको थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये प्रोमिसेस आपको देखने में इतने इनक्रेडिबल लग रहे हैं, एक्चुअली ये सब कुछ डैमेज कर देंगे जो पिछले 20 से 25 साल में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बिल्ड करा है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूं। आई एम अ माद्रिदिस्ता एंड मैं यहाँ पे खाली बैठे बैठे अपने क्लब को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता हूं। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। इससे पहले कि आप भी अपने दिन में इन प्रोमिसेस के लिए कुछ जगह बना लो, प्लीज़ इन प्रोमिसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रॉमिस नंबर 1, आई हैव ऑलरेडी साइंड 2 इंटरनेशनल स्टार्स। तो रिकेलमे ने बोला है कि उन्होंने अभी से ही 2 इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं उनसे ऑलरेडी बात कर ली है या फिर काइंड ऑफ अ प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। एथलेटिक के दिए इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो 2 साइनिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, उसके बाद और जो है उनसे बातचीत चल रही है। जब उनसे ऑलमोस्ट 1000 बार पूछा गया कि ये कौन से प्लेयर हैं प्लीज नाम बता दो, तो उन्होंने एक बार भी इनका नाम नहीं बताया है। सो थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए उन सोशियोज को, वो कह रहे हैं कि प्लीज आप मेरे लिए वोट कर दीजिए बिकॉज मैं आपके लिए 2 बड़े सुपरस्टार्स लेके आऊंगा। कौन से सुपरस्टार, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। सो टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे ब्लाइंड प्रोमिसेस पे आओ और मुझे मेरे ऊपर वोट कर दो। वहीं पे अगर आप फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करो तो जब 2000 में वो रियल मैड्रिड के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने कोई मिस्ट्री साइनिंग नहीं बोला था, उन्होंने सीधा बोला था मैं आपको लुइस फिगो को साइन करके दूंगा। इवन दो उस टाइम पे लुइस फिगो बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, सब कुछ वहां पे चल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने खुला नाम लिया था कि लुइस फिगो विल बी इन रियल मैड्रिड। वो सब स्टोरी बाद में हमें पता लगी कि अगर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करते तो 32 मिलियन का उनके ऊपर पेनल्टी क्लॉज था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो माई पॉइंट इज दैट कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कभी भी उन्होंने इस तरीके के फेक प्रोमिसेस नहीं करे या फिर ब्लाइंड प्रोमिसेस नहीं करे, उन्होंने जो प्रोमिसेस थे वो खुले करे एंड बाद में उनको प्रूव किया, यानी कि लुइस फिगो को वो रियल मैड्रिड लेके भी आए। यही फर्क होता है कि एक्चुअल प्रेसिडेंट में एंड इलेक्शंस में बोले गए स्लोगन्स में। एक तरफ है फ्लोरेंटिनो पेरेज जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही सब कुछ बता दिया, सारी डील जो है वो स्ट्रक्चर कर ली है, जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने उसके अगले दिन ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लुइस फिगो जो है वो रियल मैड्रिड आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो आपको कह रहा है कि आप अपने 6.7 बिलियन के आसपास की जो वैल्यूएशन वाला क्लब है उसकी चाबियां मेरे हाथ में दे दो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू साइनिंग्स जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता बट बाद में बता दूंगा जब मैं जीत जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर रिकेलमे ने इन 2 प्लेयर्स के साथ बातचीत कर भी ली है, वो किस बेसिस पे, बिकॉज वो अभी रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे इन प्लेयर्स से जाके बात कर रहे हैं। उनको कोई बजट एलोकेटेड नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे इन प्लेयर्स को साइन करने की बात कर रहे हैं या फिर इनके जो क्लब्स हैं उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ आप किसी भी तरीके से रियल मैड्रिड से ऑफिशियली नहीं जुड़े हुए हो, आप सिर्फ एक कैंडिडेट हो। आज तक कितने सारे 120 साल के हिस्ट्री में रियल मैड्रिड के कितने सारे कैंडिडेट आए होंगे, बट इस तरीके की बात मैंने कभी नहीं सुनी कि कोई कैंडिडेट सिर्फ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आप प्रेसिडेंट कल को बन भी जाते हो, आप इन प्लेयर्स को खरीदोगे भी, तो ये बजट तो आप रियल मैड्रिड से ही दोगे ना, अपने पैसों से तो नहीं खरीदोगे। देन हम कोई भी प्लेयर जब साइन करते हैं तो पूरे पैनल या फिर ग्रुप की उसमें वो होती है, हम सोशियोस को भी जस्टिफाई करते हैं। आपने बिना कुछ करे इन प्लेयर्स का टेक्निकली यूज करा है, आपने रियल मैड्रिड का यहाँ पे यूज करा है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे कर रहे हैं। एंड वो कौन सा एजेंट है जो अपने प्लेयर्स के प्री एग्रीमेंट करा रहा है एक कैंडिडेट से। अगर कल को रिकेल में इलेक्शंस हार गए तो इन प्लेयर्स का क्या होगा, या फिर ये इनके एजेंट जो है वो प्री कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कराएंगे? थोड़ी देर के लिए आप खुद सोच के देखिए। तो ये सिर्फ एक बोगस फेक प्रोमिसेस हैं पावर में आने के लिए। आई कैन 200% श्योर पावर में आने के बाद आपको वही 2-4 वो नॉर्मल सी साइनिंग्स दे देंगे जो हमें पता है कि ऑलरेडी वैसे भी साइन हो जाएंगे। प्रॉमिस नंबर 2, आई हैव अ मैनेजर हु इज नॉट करेंटली अवेलेबल। जोसे मोरिनियो एक वो मैनेजर जब रियल मैड्रिड बैक टू बैक ट्रॉफी लिस्ट गई थी तब वो 2010 में आए थे, उन्होंने रियल मैड्रिड को ट्रॉफी भी जितवाई थी, उसके बाद रिकॉर्ड 100 पॉइंट का सीजन भी हुआ था जो रियल मैड्रिड ने ला लीगा का जीता था। एक ऐसे फैंटास्टिक कोच जिसकी तरफ हर टीम शायद कभी ना कभी देखती है जब वो किसी परेशानी में जा रहे होते हैं या फिर कहीं पर भी वो परेशानी में होते हैं। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज हम सब जानते हैं कि उनके साथ ऑलरेडी टर्म्स जो है वो अग्री कर चुके हैं, बट ये इतना जो एक ऐसे रिज्यूमे वाला बंदा जोसे मोरिनियो वाला रिकेलमे के लिए काफ़ी नहीं है। इंस्टेड उनके पास कोई मिस्ट्री मैनेजर है जो अभी किसी क्लब के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है। मार्का ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है कि एक मिस्ट्री मैनेजर जो अभी भी कहीं काम कर रहा है रिकेल में, उनको लेके आएंगे।
नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर ये आपकी जो ये कोच है मिस्ट्री वाले, पहले इनका नाम जुड़ रहा था यॉर्गन क्लॉप। हम सब जानते हैं कि यॉर्गन क्लॉप ने जब से लिवरपूल को छोड़ा है वो रेड बुल के साथ जुड़े हुए, उन्होंने बोला पब्लिकली कि मैं बर्न आउट हो गया हूं और मैं मैनेजमेंट में कभी नहीं आने वाला। रियल मैड्रिड एंड यॉर्गन क्लॉप के बहुत सारे जो लिंक्स थे वो जुड़े, बट उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कि मैं ऐसे क्लब में नहीं जाना चाहता जहां पे 6 महीने में प्लेयर्स को कोचेस को सैक कर दिया जाता है। जाबी अलोंसो इसका एग्जांपल है, एंड ये तो मैंने पहले भी बोला था कि रियल मैड्रिड ने जाबी अलोंसो को सैक करके बहुत अच्छा कोई एग्जांपल सेट नहीं करा है। कोई भी जो बड़ा कोच है यहाँ पे आते हुए सोचेगा सेम गोज फॉर यॉर्गन क्लॉप, एंड उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। सो ऑलरेडी जो कोच के बारे में रिकल में पहले बोल रहे थे वो मना कर चुके हैं। अब दोबारा वो कहने लग गए हैं कि एक मिस्ट्री कोच जो है वो आएगा जिसके बारे में अगेन हमें कुछ भी आता पता नहीं है। वहीं पे अगर आप मोरिनियो की बात करो तो मोरिनियो ऑलरेडी एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड को 4 से 5 प्लेयर्स की साइनिंग्स के बारे में बोल चुके हैं। वो अभी से रियल मैड्रिड को एनालाइज कर रहे हैं, वो रियल मैड्रिड को स्टडी कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हवा में उठ के आ गया है, ये एक ऐसा कोच है जो एक्चुअली अपना काम कर रहा है। जो बिहाइंड द सीन जो इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, बट उसके अलावा वो अपना होमवर्क कर रहा है, वो अपनी टीम को स्टडी कर रहा है, वो उनको एनालाइज कर रहा है, वो उनको गैप्स बता रहा है। जो असली कोचेज होते हैं, जो एक्चुअली टीम की चिंता करते हैं, वो इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ESPN ने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि मोरिनियो ने बोला था वो ऐसी टीम में काम करना चाहते हैं जहां पे उनको वांटेड फील हो, जहां पे लोग उनको एक्चुअली में चाहते हैं। बट रिकल्मे को अगर आप देखो, अगर गलती से रिकल्मे ये इलेक्शंस जीत जाते हैं तो जोजे मोरिनियो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, बिकॉज उन्होंने पब्लिकली बोला है कि जोजे मोरिनियो इज नॉट माई कैंडिडेट। तो आप खुद ही सोचिए कि एक मोस्ट प्रोफेशनल कोच, एक मोस्ट एलिजिबल कोच जो अपनी टीम के लिए अभी से रीबिल्डिंग सोच रहा है, जो अपनी टीम के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, रिकल्मे उस कोच को हटा के एक ऐसे मिस्ट्री कोच को लाना चाहते हैं जिसके बारे में हम अभी जानते भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसे कोच के बारे में बोला जा रहा है, एक तरफ है आपके पास ऐसे कोच जो अभी से आपकी टीम की रीबिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा कोच है जिसका आपको नाम भी नहीं पता, उसका नाम एक एनवेलप के अंदर डाल रखा है। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन से कोच को पिक करना चाहेंगे, एक ऐसे को जो आपकी टीम की रीबिल्डिंग ऑलरेडी करना शुरू कर दी है जिसने, या फिर एक ऐसा जिसका नाम अभी भी एनवेलप के अंदर पड़ा है। प्रॉमिस थर्ड, 50% डिस्काउंट अंटिल रियल मैड्रिड विन UCL। एब्सोल्युटली ये सुनने में मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा, कौन नहीं चाहेगा 50% फीस यहाँ पे देना। बट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप एक्साइटेड हो व्हाई इट इज डेंजरस फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की जो इनकम है उसमें एक छोटा सा पार्ट जो है वो इस मेंबरशिप फीस से भी आता है। ऑलमोस्ट 1 लाख जो मेंबर्स हैं वो अपनी फुल फीस जो है वो पे करते हैं फॉर बीइंग द रियल मैड्रिड मेंबर। अब आप सोच के देखिए, ये एक फिक्स इनकम है जो आपको हर बार आ रही है, हर साल आ रही है। उसको अगर आप 50% कट कर देंगे तो रियल मैड्रिड के जो रेवेन्यू रिसोर्स है उनके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। सोचने में आपको लगेगा ये नंबर बहुत कम है, बट फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखिए कि जो बाकी इनकम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती हैं, वो परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड होती हैं, या फिर वो आपकी कितने आप लाइमलाइट में हो, कितने फेमस हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट ये एक ऐसी इनकम है जो आपको फिक्स आ रही है फॉर रियल मैड्रिड, एंड आप उस इनकम को 50% कम कर देना चाहते हो यार। उसके अलावा रिकल्मे प्रॉमिस कर रहे हैं एक बास्केटबॉल अरीना, उसके अलावा मेंबर्स के लिए एक सिटी जो कि एक्वेटिक लाइफ वगैरह, यानी कि स्विमिंग पूल, एक्वेटिक पेडल कोर्ट्स, शॉपिंग वगैरह, मॉल्स, इन सब के साथ प्रॉपरली बनी होगी। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि मैं 2 मिस्ट्री साइनिंग्स भी ला के दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक मिस्ट्री मैनेजर भी ला के दूंगा। भाई साहब पैसा कहाँ से आएगा? एक तरफ आप जो रियल मैड्रिड की अर्निंग है उसको 50% डिस्काउंट में देने वाले हो, दूसरी तरफ आपने ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं जिसके लिए अच्छा खासा पैसा कम पड़ जाता है। ये पैसा ये लाने कहाँ से वाले हैं? फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऑलमोस्ट 25 साल लगा दिए रियल मैड्रिड को 300 मिलियन के डेट से निकाल के 6.7 बिलियन की इवैल्यूएशन के लाने में, एंड उन्होंने ये सारा काम करा बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। उन्होंने कोई डिस्काउंट्स आपको नहीं दिए। इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जो हमारा सिउडाड डिपोर्टिवा वाला जो ग्राउंड था वो 500 मिलियन में बेचा। उसके बाद उन्होंने जो बर्नेबाउ है उसको रेनोवेट करा ताकि 365 डेज जो है रियल मैड्रिड की इनकम कहीं ना कहीं बढ़ती रहे। तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन आज तक फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लिए हैं वो सारे इस माइंडसेट से लिए हैं कि रियल मैड्रिड के पास और पैसा है, ना कि जो इनकम आपके पास आ रही है उसको आप 50% कर दो यार। आप सोच के देखिए, रिकल्मे का पहला फाइनेंशियल प्रॉमिस ये है कि मैं इनकम को 50% कर दूंगा, बट जो स्पेंडिंग है वो मैं बढ़ा दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्शन का स्लोगन है। और अगर ये हो भी जाता है तो आप सोच के देखिए कि रियल मैड्रिड कितनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि जो आपकी रेवेन्यू है उसको आपने 50% कम कर दिया है। दूसरी तरफ आपने जो साइनिंग्स हैं वो ऐसी साइनिंग्स के बारे में, मिस्ट्री साइनिंग्स के बारे में बोल दिया है जिसका हमें बजट का भी अता पता नहीं है कि कितना खर्चा वहाँ पे चला जाएगा। और अगर उनमें इतना खर्चा नहीं होगा तो वो कोई मिस्ट्री साइनिंग्स नहीं होने वाली, वो कोई नॉर्मल साइनिंग्स होने वाली हैं जिसका नाम आप अभी भी हमें बता दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर इसको दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर बार्सिलोना अभी अपने मेंबर्स को 50% ऑफ दे रही होती, हम सब लोग उनके ऊपर हंस रहे होते कि ये क्लब जो है अपनी इनकम को क्यों कट डाउन करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट जो रियल मैड्रिड के लिए आया है वो आपके रियल मैड्रिड के लिए ये चीज़ बोल रहा है, क्या आप इसको अलाउ करेंगे? प्रॉमिस नंबर 4, मेंबर सिटी विद होटल, एक्वेटिक सेंटर एंड पेडल कोर्ट्स।
अगर मैं यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ चीज़ें इनकी डेफिनेटली अच्छी हैं। अगर जैसे इन्होंने बोला कि एक बास्केटबॉल अरीना हम बनाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, कहीं ना कहीं शायद रियल मैड्रिड के रेवेन्यू में हेल्प करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि जो विमेन फुटबॉल टीम है हम उसको भी ग्रो करना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। बट जिस स्केल पे वो इन प्रोमिसेस को बता रहे हैं, उन पे जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा करने की हालत में रियल मैड्रिड इस टाइम पे नहीं है। हम सब जानते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड ने रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 बिलियन लगा के जो आपका जो सैंटियागो बर्नाब्यू है उसको रेनोवेट करा है, जिसका अभी भी एक तरीके से हम जो लोन है वो रीपे कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद आप इस तरीके का खर्चा दोबारा ला दोगे, प्लस 2 मिस्ट्री साइनिंग्स भी ले आओगे, तो ये खर्चा रियल मैड्रिड कैसे उठाएगी? रिकल में यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू बास्केटबॉल अरीना, पेडल कोर्ट, विमेन फुटबॉल टीम के लिए एक नया स्टेडियम एंड एक्सेट्रा, जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट एक्चुअली में उतना एप्लीकेबल है नहीं। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कितने साल लगा दिए सैंटियागो बर्नाब्यू को सोचने में, उसकी प्लानिंग करने में, उसके बाद अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस लगाने में, बिकॉज ही इज अ सिविल इंजीनियर जो ACS ग्रुप चलाते हैं, उसके वो मालिक हैं। उन्होंने कितनी अप्रूवल्स ली, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने सोची एंड तब जाके जो ब्लू प्रिंट है इस सैंटियागो बर्नाब्यू का वो इंप्लीमेंट हो पाया। यहाँ पे एक बंदा है जो सिर्फ चुनाव में खड़ा हुआ है, जो इलेक्शंस में खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। क्या आपको वाकई लगता है कि सारी चीजें ऐसी हवा में बन जाती हैं? डेफिनेटली रिकल में एक बहुत ही सक्सेसफुल रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी चलाते हैं, बट एक बिलियन का स्टेडियम बनाना और कुछ रिन्यूएबल फार्म्स एनर्जी के बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और चलो ठीक है, आप ये सब कुछ बनाना भी चाहते हो, आप इसके लिए लैंड कहाँ से लेके आओगे? वाल्डेडेबास कोई आपका इनडेफिनिट एक्सपेंशन तो होने नहीं वाला है। मैड्रिड में कुछ भी बनाने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगर कोई लीगल लॉ सूट हो जाता है तो उसको लड़ने में अलग से पैसा जाएगा, जिस तरीके से अभी रियल मैड्रिड के लिए चल भी रहा है, जहाँ पे आसपास शोर शराबे की वजह से रियल मैड्रिड जो है उनके ऊपर केस हुआ था। फॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड उस केस को जीत गई है। बट रिकल में जिनको ये सारी चीज़ें अभी प्लान करनी है, उन्होंने कुछ भी प्लान नहीं करा है, उन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? फ्लोरेंटिनो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, बिकॉज उन्होंने सियूडाड डिपोर्टिवा जो हमारा ग्राउंड था जो 2000 में बेचा था, उसके लिए उनको बहुत परेशानियां हुई थी। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो उनको फाइनलाइज करनी पड़ी थी, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़े थे। कहीं कहीं पे जो है इन्वायरमेंट असेसमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन वहाँ पर डिपार्टमेंट होता है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज को इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया, बिकॉज वो एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाते हैं। भाई उनकी कंपनी में भी ये सारी चीज़ें, अगर उनको कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, एंड ही इज एक्सपीरियंस फॉर दैट। सो ये सब सुनने में बहुत ब्यूटीफुल है, बट जो उसकी टाइमलाइन है वो वाकई इतनी मतलब हंसी दिलाने वाली है कि ऐसा लगता है कि मैं कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा हूं। प्रॉमिस नंबर 5, आई विल साइन अ स्पेनिश वर्ल्ड कप प्लेयर। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो मुझे सबसे ज़्यादा डराता है। नॉट बिकॉज कि ये कोई ऐसा प्रॉमिस है जिसको लेके मैं परेशान हूँ, बल्कि ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो आपको दिखाता है कि रिकल में ट्रांसफर्स को लेके कैसे सोचते हैं। वो यहाँ पे टेक्निकली नेशनैलिटी के बारे में सोच रहे हैं। वो यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि जो मैं साइनिंग करने वाला हूँ क्या वो टैक्टिकली फिट होगी, क्या ये वो साइनिंग है जो मेरी टीम को ज़रूरत है, क्या ये ऐसी साइनिंग है जो मेरी टीम को हेल्प करेगी। बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं स्पेनिश साइनिंग को यहाँ पे ले आऊँगा तो शायद रियल मैड्रिड जो है वो टॉप नॉच टीम बन जाएगी एंड हम दोबारा से चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। रियल मैड्रिड ने कभी भी नेशनलिटी के बेसिस पे प्लेयर्स को साइन नहीं करा। हमने लुका मॉड्रिच को साइन करा बिकॉज ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, वो क्रोएशिया से आते हैं। हमने टोनी क्रूज को साइन करा बिकॉज हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो हमारी मिडफील्ड को चलाता रहे, या एक इंजन की जरूरत थी, वो जर्मनी से आते हैं। उसके अलावा हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करा जो उस टाइम पे वर्ल्ड्स बेस्ट विंगर हुआ करते थे, जो कि पोर्चुगल से आते थे। तो इन सारी साइनिंग्स में आप देख सकते हैं कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम एक पर्टिकुलर नेशन से प्लेयर्स को लेना चाहिए। हमने उन पोजीशंस के लिए प्लेयर्स को लिया जो रियल मैड्रिड को और बेस्ट बनाते हैं। रिकल में यहाँ पे स्पेनिश प्लेयर को साइन करने की बात कर रहे हैं, वो एक इमोशनल प्रॉब्लम है। जैसे कि स्पेन में बोला जाता है कि जब आप मैच देखने जाओगे तो आपके बच्चे कौन सी जर्सी पहनेंगे। ये कोई फुटबॉल प्रॉब्लम नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोई रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम इस टाइम पे नहीं है। डेफिनेटली अगर स्पेनिश प्लेयर्स रियल मैड्रिड में होंगे जो ओवर द टाइम रहे हैं, जाबी अलोंसो, सर्खियो रामोस, डैनी कार्वाल, कितने सारे प्लेयर्स जो हैं वो स्पेन को रिप्रेजेंट करते थे, रियल मैड्रिड का भी पार्ट रहे हैं, बट वो एक्चुअली हमारे सिस्टम में फिट होते थे, वो जबरदस्ती के लाए गए प्लेयर्स नहीं थे। वहीं पे आप मोरिनियो को लीजिए, मोरिनियो ने जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें बताई हैं। मुझे एक सेंटर बैक की जरूरत है, मुझे एक राइट फुटेड सेंटर बैक की जरूरत है, मुझे एक डीप लाइन प्ले मेकर मिडफील्डर की जरूरत है, मुझे एक फुल बैक की जरूरत है, मुझे एक स्ट्राइकर की जरूरत है, एंड स्पेसिफिक प्लेयर्स के नाम भी बताएं जो इन प्रोफाइल्स में फिट होते हैं। तो यहाँ पे जोसे मोरिनियो जो है वो इस हिसाब से सोच रहे हैं कि रियल मैड्रिड में कौन सा प्लेयर फिट हो सकता है, या फिर कौन सा प्लेयर जो है वो टीम की हेल्प करेगा ताकि हम नेक्स्ट मैचेस जो हैं वो यहाँ पे जीत जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकल में की तरह यहाँ पे पासपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, वो प्लेयर्स की पोजीशन एंड रियल मैड्रिड की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। आप कोई भी विनिंग टीम इस प्रॉमिस के साथ नहीं बना सकते कि मैं स्पेन से प्लेयर्स को साइन कर लूंगा। स्पेन से प्लेयर्स को साइन करना कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। रियल मैड्रिड ने ओवर द टाइम जो हमारी बेस्ट टीम्स रही हैं उनमें हमारे जर्मन प्लेयर्स भी रहे हैं, हमारे क्रोएशियन प्लेयर्स भी रहे हैं, हमारे ब्राजीलियन प्लेयर्स भी रहे हैं, हमारे पोर्चुगीज प्लेयर्स भी रहे हैं, स्पेनिश प्लेयर्स भी रहे हैं। सो
टीम जो विनिंग फॉर्मूला होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि आपकी जो टीम है वो किस तरीके का गेम खेल रही है एंड किस तरीके से वो लोग आपस में सिंक हो रखे हैं, ना कि इसलिए कि कौन स्पेन से आता है। तो टेक्निकली जिस मोमेंट पे आप प्लेयर्स को उनकी नेशनलिटी के बेसिस पे साइन करना शुरू कर दोगे इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, ये वही मोमेंट है जहां पे आपने रियल मैड्रिड को वर्ल्ड क्लास बनाने की बजाय एक मीडियोकर टीम की तरफ बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सोचेगा कि क्या आपको एक्चुअली में सिर्फ स्पेनिश प्लेयर्स की जरूरत है या फिर आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो आपकी मिडफील्ड, आपकी डिफेंस या फिर आपके अटैक को उस लेवल पे पहुंचा सके जहां पे हम यूरोप में एंड इवन इन स्पेन हम अच्छी टीमों के अगेंस्ट जो है वो कंपीट कर सके। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये थे वो 5 पॉइंट जिसके बेसिस पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट आपको रिकल में के सुनने में अच्छे लगेंगे बट रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही डेंजरस पॉइंट्स हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।